ऑफ सॉलिड्स, ये है चैप्टर का नाम, मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड्स, ये पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखो इसमें क्या क्या पढ़ेंगे। इसमें सबसे पहले आता है डिफॉर्मिंग फोर्स। डिफॉर्मिंग फोर्स, देखो डिफॉर्मिंग फोर्स क्या होता है। जैसे एक बॉडी है, किसी भी सरफेस पे रखी है या फिर कहीं पर भी है, इस पे हमने एक फोर्स लगाया, इस पे हमने एक फोर्स लगाया। अगर हम फोर्स लगाएं और फोर्स लगाने से इसकी शेप और साइज में चेंज आ जाए, अगर फोर्स लगाने से इसकी शेप और साइज में चेंज आ जाए, तो ये फोर्स कैसा है, डिफॉर्मिंग फोर्स है। इस फोर्स ने इसको डिफॉर्म कर दिया। व्हाट इज डिफॉर्मिंग फोर्स? ए फोर्स इज सेड टू बी डिफॉर्मिंग इफ इट चेंजेस शेप एंड साइज ऑफ ए बॉडी। नेक्स्ट पढ़ते हैं इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी, देखो इलास्टिसिटी होता है, जैसे एक रबर है या फिर एक स्प्रिंग है, स्प्रिंग इस तरह से, तो इनको हम स्ट्रेच करेंगे, स्ट्रेच, इधर फोर्स लगा दिया, इधर फोर्स लगा दिया, या फिर एक तरफ से फिक्स कर दो और एक तरफ से खींच लो, या फिर दोनों तरफ से खींच लो, है ना। तो इलास्टिसिटी क्या होती है? इलास्टिसिटी इन मटेरियल की एक प्रॉपर्टी होती है, मटेरियल की एक प्रॉपर्टी होती है। कौन सी प्रॉपर्टी? अगर, हाँ अच्छी आएगी, हाँ हाँ हाँ, देखो इलास्टिसिटी क्या है, जैसे रबड़ है, स्प्रिंग है, ऐसे मटेरियल है, तो इन मटेरियल की प्रॉपर्टी है, अगर हम इन मटेरियल पे डिफॉर्मिंग फोर्स लगाएं, डिफॉर्मिंग फोर्स क्या होते हैं? जो शेप एंड साइज चेंज कर दें, शेप एंड साइज चेंज कर दें। तो हमने ऐसा फोर्स लगाया, फोर्स लगाएंगे तो इसकी लेंथ बढ़ जाएगी ना, लेंथ, इसका साइज चेंज होगा, साइज चेंज होगा तो डिफॉर्म होगा। फिर बाद में हमने फोर्स हटा दिया, पहले हम इसको स्ट्रेच करें, फिर ये फोर्स रिमूव कर दिया, रिमूव करेंगे तो ओरिजिनल पोजीशन में आ जाएगा, ओरिजिनल पोजीशन में। अगर ओरिजिनल पोजीशन में आ गया तो इसकी इस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं? इलास्टिसिटी। या फिर स्प्रिंग है, इसको यहाँ से स्ट्रेच कर लो और छोड़ेंगे तो ओरिजिनल पोजीशन में, या फिर इसको कंप्रेस कर दो और एक लिमिट तक कंप्रेस या स्ट्रेच करेंगे ना, तो छोड़ने के बाद ओरिजिनल पोजीशन में आ जाता है, ओरिजिनल शेप एंड साइज गेन कर लेता है। मान लो इसको हमने कंप्रेस किया, इसकी साइज चेंज होगी, अगर छोड़ेंगे तो ओरिजिनल शेप एंड साइज रीगेन कर लेगा ये। इसकी इसी प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं? इलास्टिसिटी। व्हाट इज इलास्टिसिटी? इलास्टिसिटी इज ए प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल by which it can regain its shape and size after removal of a deforming force। कि बॉडी के ऊपर से हम डिफॉर्मिंग फोर्स अगर रिमूव कर देंगे तो इट कैन रिगेन इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज। तो अब थंब इंप्रेशन देके बताओ किस किस को समझ में आ रहा है, थंब इंप्रेशन देके बताओ। आसान चैप्टर है बिल्कुल, अगर स्टार्टिंग से पढ़ना शुरू कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं। अब जो हम ये इलास्टिसिटी की बात कर रहे हैं ना, मैं कह रहा था कि इसको हम स्ट्रेच करेंगे या फिर कंप्रेस भी कर सकते हैं, इसी स्प्रिंग को स्ट्रेच करेंगे और कंप्रेस भी कर सकते हैं, दोनों काम कर सकते हैं। ये एक लिमिट के अंदर होते हैं, ये एक लिमिट के अंदर होते हैं। अगर हम लिमिट से ज्यादा फोर्स लगा देंगे, लिमिट से ज्यादा इसको एक्सटेंड कर देंगे, लिमिट से ज्यादा एक्सटेंड कर देंगे तो रबड़ ओरिजिनल पोजीशन में नहीं आएगा। लिमिट से ज्यादा इसको एक्सटेंड कर देंगे, मान लो इसको हमने इधर फिक्स कर दिया, इधर से पकड़ के खींच लिया, थोड़ा सा पकड़ के खींचा, थोड़ा तो ओरिजिनल पोजीशन में, फिर थोड़ा और खींच लिया, छोड़ दिया तो ओरिजिनल पोजीशन में। ये तो इलास्टिक लिमिट है, हम इलास्टिक लिमिट के अंदर फोर्स लगा रहे हैं। लेकिन अगर हमने इसको खींच दिया, बहुत ज्यादा खींच दिया, है ना, खींचने के बाद इससे ऐसे हो जाएगी और अब छोड़ रहे ना तो ओरिजिनल पोजीशन में नहीं आ रहा, नहीं आ रहा। तो ये मटेरियल पहले इलास्टिक था लेकिन अब इलास्टिक तो नहीं है ना। तो इसका मतलब जो मटेरियल है उसके अंदर इलास्टिसिटी है भी और नहीं भी है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए है
क्योंकि एक लिमिट तक अगर फोर्स लगाएंगे तो मटेरियल इलास्टिक है, और लिमिट से ज्यादा फोर्स लगाए तो मटेरियल इलास्टिक नहीं है। ठीक है ना, तो ये बात ध्यान रखनी है कि कोई भी मटेरियल इलास्टिक है वो जरूरी नहीं है कि हमेशा इलास्टिक रहेगा। कब तक रहेगा इलास्टिक? जब तक हम उस पर फोर्स एक लिमिट तक लगा रहे हैं, इलास्टिक लिमिट तक लगा रहे हैं। अगर इसकी इलास्टिक लिमिट से ज्यादा फोर्स लगा दिया तो इट विल नॉट रिगेन इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज। ठीक है, आगे देखो। फिर कह रहा है परफेक्टली इलास्टिक बॉडी। परफेक्टली इलास्टिक बॉडी, तो परफेक्टली इलास्टिक बॉडी वो है, जैसे कुछ भी ले सकते हो, स्प्रिंग ले लिया हमने, या फिर रबर की बॉल ले लो ना, रबर की बॉल जिसको कंप्रेस कर सकते हैं, या फिर कोई रबर ले लो इतना। तो इस तरह से हम कर सकते हैं। चलो देखो फिर, तो जैसे हमने रबर ले लिया, रबर की बॉल ले ली, ऐसे एक स्प्रिंग ले लिया। अगर हमने इनको स्ट्रेच किया, स्ट्रेच करने के बाद ये ओरिजिनल पोजीशन में आ गया, जैसी थी ना सेम पोजीशन रिगेन कर ली, इसने भी सेम रिगेन कर ली, इसने भी सेम रिगेन कर ली। अगर ऐसा है तो परफेक्टली इलास्टिक बॉडी है, ये अपनी शेप ये परफेक्टली रिगेन कर लेता है। लेकिन अगर हम इसको, पहले इतना था, हमने इसको इधर से फिक्स कर दिया और इधर से खींच दिया, स्ट्रेच कर दिया, इतना फोर्स लगा के स्ट्रेच कर दिया। अब इसको छोड़ रहे हैं ना, छोड़ रहे हैं तो ये ओरिजिनल पोजीशन में आने की कोशिश कर रहा है, और हमने इतना खींच के छोड़ा तो इतना आ गए, और इतना आ गया तो ऊपर वाले से कंपेयर करके देखो, इतना तो अभी एक्सटेंडेड रहेगा ही, है ना। इतनी तो एक्स्ट्रा लेंथ इसकी एक्सटेंड होकर रुक गई, ओरिजिनल शेप में नहीं आया। ऐसा हम इसके साथ भी देखते हैं, स्प्रिंग के साथ। मान लो इनका ये साइज था, यहाँ से हमने फिक्स कर दिया, फिक्स करके फिर हमने इस दिया, हमने इस पे फोर्स लगा दिया, फिर अगर हमने छोड़ दिया तो ये इतना रह गया, छोड़ दिया तब इतना रह गया, इतना एक्सटेंडेड ही रह गया, ओरिजिनल शेप नहीं आया। तो ओरिजिनल शेप रीगेन करने की कोशिश कर रहा है तो इलास्टिक तो है, इलास्टिक तो है, लेकिन एक्चुअल शेप थी ना इतनी, वो गेन नहीं कर पाया, इतनी एक्स्ट्रा एक्सटेंडेड रहेगी, तो ये परफेक्टली इलास्टिक नहीं है। परफेक्टली इलास्टिक कौन सा है? विच कैन रिगेन एग्जैक्टली इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज। ये रबर था, इसको हमने खींचा और खींच के छोड़ा तो वहीं पे उसी शेप में आ गया वापस। ठीक है, वो कौन सा है? परफेक्टली इलास्टिक बॉडी। कुछ बॉडी ऐसी होती है इस तरह की कि हम खींचेंगे तो वापस ओरिजिनल शेप में आए तो होगी, पर एग्जैक्ट ओरिजिनल शेप में नहीं आएंगी, थोड़ी सी एक्सटेंडेड रह जाएंगी वो। ठीक है, तो वो परफेक्टली इलास्टिक नहीं है। ठीक है, अब पढ़ेंगे प्लास्टिसिटी। प्लास्टिसिटी, चलो देखो फिर प्लास्टिसिटी क्या होता है। और कल से तो स्कूल में आ रहे हो, कहीं 10th 12th की क्लास होती है, 12th की क्लास में से निकल के फिर तुम्हारा ये कनेक्शन करना होता है, तो फिर नेटवर्क होता है उस जगह ढूंढनी पड़ती है, वहां पे बैठ के क्लास लेनी होती है, तो नीचे वाले वाईफाई में कनेक्ट किया। कल एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मैं अभी एग्जाम्पल दे रहा हूँ, इनमें से बताना प्लास्टिक बॉडी कौन सी है। तो आयरन रोड, जो अपना पेन है ना, जिस पेन से मैं लिख रहा हूँ, ये पेन, इनमें से देख के बताना कौन सी प्लास्टिक बॉडी है। चार ऑप्शन है, चारों ऑप्शन में से ढूंढ के बताओ प्लास्टिक बॉडी कौन सी है। हैंडेज करो जिसको समझ में आए। पेन। अच्छा, पेन। खुशी बताओ, भारत सर बोलो। पेन। पेन, ठीक है, भारत बताओ। पेन। सर अच्छा, पेन। पेन ही पेन के अलावा और कोई?
पेन के अलावा अगर किसी का आंसर हो, किसी का नहीं है, चलो ठीक है फिर देखो, चलो इधर ध्यान दो, कंफ्यूजन आज दूर करना है। देखो क्या कंफ्यूजन दूर करना है। हमने इलास्टिक बॉडी पढ़ी, इलास्टिक का मतलब हम उन पे डिफॉर्मिंग फोर्स लगाएंगे, कोई भी फोर्स लगाएंगे जिसकी वजह से उसकी शेप और साइज चेंज हो जाएगा, और वो फोर्स रिमूव करेंगे तो ओरिजिनल शेप एंड साइज में आ जाएगा। ठीक है ना, ये तो इलास्टिक बॉडी, ये इलास्टिक बॉडी होगी, और जो भी प्रॉपर्टी है वो इलास्टिसिटी। ठीक है, प्लास्टिक बॉडी कौन सी है? प्लास्टिक बॉडी वो है, पहले इनकी डेफिनेशन देखेंगे हम। प्लास्टिक बॉडी वो है कि जिनका अगर हम शेप एंड साइज चेंज कर देंगे, शेप एंड साइज चेंज कर देंगे तो वो ओरिजिनल शेप एंड साइज में नहीं आएंगे, विल नॉट रिगेन ओरिजिनल शेप एंड साइज, ओरिजिनल शेप एंड साइज, ये ओरिजिनल शेप एंड साइज रिगेन नहीं करेंगे। एग्जांपल देखते हैं अब। रोड ली हमने, आयरन रोड, आयरन रोड इतनी थी, इसको हमने हैमर से पीट पीट के और पतली रोड बना दी इतनी। ठीक है, हैमर से पीट के इतनी पतली रोड बना दी, तो क्या ओरिजिनल शेप एंड साइज में आएगी? नहीं आएगी। फिर हमने पेन लिया, पेन का साइज ऐसा था, ठीक है, पेन था, इस पे भी हथौड़े से पीट के और इसकी इस तरह बना दिया इसको, ठीक है, प्लेन बना दिया, ये भी ओरिजिनल शेप में नहीं आएगा। फिर बुक्स है, बुक्स, तो बुक्स की मान लो शेप इस तरह की थी, ठीक है, इस तरह की बुक थी, थोड़ी और बड़ी बना लेते हैं, इस तरह की एक बुक थी, ठीक है, इस बुक के ऊपर भी इसको पीट पीट के और इसको भी पीट के जाएंगे तो थोड़ी ये इसकी थिकनेस कम हो जाएगी और ये थोड़ी फैल जाएगी, तो थिकनेस कम हो जाएगी और थोड़ी फैल जाएगी, तो इसके ऊपर भी फोर्स हटाने के बाद ओरिजिनल पोजीशन में ये आएगी। या फिर कोई भी लकड़ी है, लकड़ी का मतलब जैसे ये बेंच है, ये बेंच, इसके ऊपर यहाँ से हैमर से स्ट्राइक करेंगे ना तो यहाँ से नीचे चला जाएगा ये, है ना, नीचे चला जाएगा, यहाँ पे गड्ढा हो जाएगा, तो ये भी हम थोड़ा मारेंगे तो गड्ढा हो जाएगा और छोड़ने के बाद ओरिजिनल शेप में नहीं आएगा, नहीं आएगा। तो प्लास्टिक बॉडी कौन सी है? प्लास्टिक बॉडी आर द बॉडी which do not regain original shape and size after removal of deforming force। तो आयरन रोड है वो भी रिगेन नहीं करेगी, पेन है वो भी रिगेन नहीं करेगा, बुक्स है वो भी रिगेन नहीं करेंगे, वुड है वो भी रिगेन नहीं करेगा, सारी प्लास्टिक बॉडी है, सारी ही प्लास्टिक बॉडी है। नॉर्मली हम जिसको प्लास्टिक कहते हैं ना, जैसे प्लास्टिक की पैकेट होती है, ये प्लास्टिक का पेन है, इसका मतलब वो अकेले प्लास्टिक नहीं है, वो प्लास्टिक तो है पर और बहुत सारी प्लास्टिक है। तो आयरन है ये भी प्लास्टिक है, बुक्स है ये प्लास्टिक है, वुड है ये प्लास्टिक है, ठीक है ना, और ये इलास्टिक भी है, ये सारे इलास्टिक भी हैं। अभी देखो कैसे इलास्टिक, अभी देखते हैं हम ये इलास्टिक कैसे। आयरन रोड है, आयरन रोड के ऊपर अगर थोड़ा फोर्स लगाओगे, अगर थोड़ा फोर्स लगाओगे उसी हिसाब से इसमें कंप्रेशन आएगा, कंप्रेशन, ठीक है, और थोड़ा फोर्स लगाएंगे तो हमें दिखता है कि इसकी साइज चेंज तो नहीं हुई, शेप भी चेंज नहीं हुई आयरन की रोड की, है ना, अगर थोड़े से आराम से मारे तो इसकी शेप एंड साइज चेंज नहीं हुई, लेकिन मारेंगे ना तो जिस टाइम पे इस पे स्ट्राइक होगा उस टाइम में थोड़ा इसमें कंप्रेशन आता है, थोड़ा कंप्रेशन, जैसे ही हथौड़ा हटेगा तो ओरिजिनल शेप में आ जाएगा। ऐसे ही पेन है, पेन यहाँ से हथौड़ा आराम से मारो तो थोड़ा कंप्रेस भी होगा और ओरिजिनल शेप में भी आएगा, तो ये भी इलास्टिक है, तो एक लिमिट तक इलास्टिक है, थोड़ा ज्यादा तेज हथौड़ा मार दोगे टूट ही जाएगा फिर ये, तो फिर तो वो तो हमने इलास्टिसिटी की लिमिट क्रॉस कर दी, इलास्टिसिटी की लिमिट क्रॉस कर दी। तो इसका मतलब ये सारी चीजें, देखो इसका मतलब ये सारी चीजें इलास्टिक भी हैं और ये सारी चीजें प्लास्टिक भी हैं, ये सारी चीजें इलास्टिक भी हैं और सारी चीजें प्लास्टिक भी हैं। डिपेंड करता है हम इस पे फोर्स किस हद तक लगा रहे हैं, अगर इसकी इलास्टिक लिमिट में फोर्स लगा रहे हैं तो ये इलास्टिक है, और इलास्टिक लिमिट से ज्यादा फोर्स लगा रहे हैं तो ये बॉडी प्लास्टिक है। ठीक है, तो अब किसी को कंफ्यूजन हो तो हैंड रेज कर सकता है इसमें से। ऑल बॉडीज इन द वर्ल्ड आर इलास्टिक एंड प्लास्टिक। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं।
एक सेकंड। चलो नेक्स्ट पढ़ते हैं आगे। तो अब तक हमने इलास्टिक और प्लास्टिक बॉडी पढ़ ली। अब पढ़ेंगे इलास्टिक बिहेवियर इन इंटरएटॉमिक फोर्सेस। इलास्टिक बिहेवियर in terms of interatomic forces। इंटरएटॉमिक फोर्सेस, चलो देखते हैं फिर। इलास्टिक बिहेवियर इन टर्म्स ऑफ इंटरएटॉमिक फोर्सेस। ये हमने एक बॉडी मान ली कि रबड़ की एक बॉडी है, रबड़, ठीक है। और रबड़ की अगर एक बॉडी है तो इसके अंदर क्या है, सारी चीजें किससे मिलके होती है, एटम्स या मॉलिक्यूल से मिलके बनी होती है। सभी चीजों के अंदर एटम्स और मॉलिक्यूल होते हैं, है ना। और इनकी शेप है वो स्फीरिकल होती है, शेप है वो स्फीरिकल, ठीक है। ये क्या है, एटम्स या फिर मॉलिक्यूल, ठीक है। दो से ज्यादा एटम इकट्ठे हो जाएंगे उनको क्या कहते हैं, मॉलिक्यूल। तो ये एटम्स या मॉलिक्यूल है। शेप कैसी है, स्फीयर, ठीक है। स्फीयर की शेप के हैं ये, ठीक है। अब देखो हम ऐसा देखते हैं, ये रबर की एक बॉडी है, रबर की एक बॉडी। अगर रबर को हम कंप्रेस करते हैं ना तो छोड़ेंगे तो वापस आता है, अगर कंप्रेस करेंगे तो छोड़ने के बाद वापस आता है ना, वापस। तो मान लो ये दो कोई भी एटम है, दो कोई भी एटम है, इनके बीच की डिस्टेंस हमने ये मान ली आर, इनके बीच की डिस्टेंस आर मान ली, ठीक है, आर। हम इसको कंप्रेस करेंगे तो ये एटम पास पास में आएंगे तो डिस्टेंस कम हो जाएगी। तो यहाँ पे एटम्स के बीच की डिस्टेंस, और एटम्स के बीच की डिस्टेंस को क्या कहते हैं, इंटर एटॉमिक सेपरेशन। तो एटम्स के बीच की सेपरेशन क्या है, आर है, इसको क्या कहते हैं, इंटर, इंटर का मतलब बीच में, इंटर एटॉमिक, इंटर एटॉमिक सेपरेशन, इंटर एटॉमिक सेपरेशन। तो एटम्स के बीच की सेपरेशन है, ठीक है। अगर बॉडी को हम कंप्रेस करेंगे तो ये सेपरेशन कम हो जाएगी, है ना। तो ये सेपरेशन कम हो जाएगी, मैंने नीचे की तरफ लगाया निशान। अगर इसको हम कंप्रेस करेंगे सेपरेशन कम हो जाएगी, और इसको हम कंप्रेस करके छोड़ेंगे तो फिर वापस आती है नहीं अपने आप। ये रबड़ की बॉडी है, इसको हम कंप्रेस करके छोड़ दें तो ये वापस आती है अपने आप। और ये अपने आप अगर वापस आती है तो हमें तो ऐसे लगा कि हम इसको कंप्रेस कर रहे हैं ना तो इनके बीच में रिपल्सन का फोर्स आ रहा है। अगर इसको हम कंप्रेस कर रहे हैं ना तो इनके बीच में रिपल्सन का फोर्स आ रहा है, क्योंकि हम कंप्रेस कर रहे हैं और छोड़ने के बाद ये अपने आप वापस आ रहा है वापस, तो रिपल्सन है तभी वापस आ सकता है। तो अगर इसको हम कंप्रेस कर रहे हैं, ये डिस्टेंस कम कर रहे हैं, तो कौन सा फोर्स पड़ेगा इसके अंदर, रिपल्सिव फोर्स, रिपल्सिव फोर्स। ये बात ध्यान रखनी है, एक तो रिपल्सिव फोर्स बनेगा, ठीक है। दूसरा, अगर इसी बॉडी को हम पकड़ के खींच लें, पकड़ के खींच लें तो स्ट्रेच कर दिया, और पकड़ के खींचेंगे तो ये डिस्टेंस बढ़ जाएगा, ये एटम्स दूर दूर चले जाएंगे तो ये डिस्टेंस बढ़ जाएगा। तो दूसरा पॉइंट ये है, अगर आर को हम इंक्रीज कर दें, आर को हम इंक्रीज कर दें तो देखो फिर, अगर इसको पकड़ के खींचेंगे तो ये डिस्टेंस बढ़ गया, और खींच के छोड़ेंगे तो वापस आएगा, इसको हम खींच के छोड़ेंगे तो ये वापस आएगा ओरिजिनल शेप में। तो हम खींच रहे हैं तो फिर इसका मतलब अट्रैक्टिव फोर्स बढ़ गया हमारे खींचने से, तभी तो ये वापस आ रहा है। तो अगर हम इसको खींच रहे हैं, खींच रहे तो आर की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, और आर की वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो खींचने के बाद वापस आएगा ना, वापस क्यों आएगा, इनमें अट्रैक्शन बढ़ जाएगा। तो अगर हम आर की वैल्यू इंक्रीज कर रहे हैं तो यहाँ पे अट्रैक्टिव फोर्स बढ़ जाएगा, इसके अंदर अट्रैक्टिव फोर्स, अट्रैक्टिव फोर्स, ये ध्यान रखना है, ठीक है, अट्रैक्टिव फोर्स। तो कब बना अट्रैक्टिव फोर्स, जब आर की वैल्यू को डिक्रीज कर देंगे तो रिपल्सिव फोर्स, डिक्रीज का मतलब इसको कंप्रेस करेंगे, आर की वैल्यू को इंक्रीज कर देंगे तो अट्रैक्टिव फोर्स, इंक्रीज का मतलब यहाँ से इसको पकड़ के स्ट्रेच कर देंगे, ठीक है। ये बातें हमारे समझ में आ गई। चलो ठीक है, फिर अब इसका डायग्राम बनाते हैं। तो डायग्राम हम फोर्स और डिस्टेंस के बीच का बनाते हैं। चलो देखो फिर, ये डिस्टेंस हम बढ़ाएंगे, घटाएंगे,
तो फोर्स किस तरह के बन रहे हैं, एक बार रिपल्सिव एक बार अट्रैक्टिव। इसका डायग्राम बनाते हैं, तो इसका डायग्राम इस तरह से बनेगा। ये तो आर की वैल्यू है, आर। आर क्या है, इंटरएटॉमिक सेपरेशन। इंटरएटॉमिक सेपरेशन, इंटरएटॉमिक का मतलब एटम के बीच की सेपरेशन। ये फोर्स है, ये एटम के बीच में फोर्स कितना हो इस एक्सिस पे, एटम के बीच में डिस्टेंस कितना है वो इस एक्सिस पे। तो इसका हम डायग्राम बनाएंगे। चलो बनाते हैं फिर डायग्राम। ये आर क्या है, ये तो एक्चुअल डिस्टेंस है ना, एटम के बीच में एक्चुअल डिस्टेंस है। फिर हम इसको एक्सटेंड करेंगे तो डिस्टेंस बढ़ जाएगी, कंप्रेस करेंगे तो डिस्टेंस कम हो जाएगी। तो इसको आर नोट से रिप्रेजेंट कर देते हैं। 5 मिनट के बाद दोबारा सभी ज्वाइन कर जाएंगे। तो इस डिस्टेंस को हम आर नोट से रिप्रेजेंट कर देते हैं, आर नोट। आर नोट का मतलब एक्चुअल सेपरेशन बिटवीन एटम्स। आर नोट क्या है, एक्चुअल सेपरेशन बिटवीन एटम्स। इसके बाद हम इसको डिस्टेंस को बढ़ा भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं, दोनों काम कर सकते हैं। चलो देखो फिर, तो यहाँ पे हमने 0 ले लिया और ये डिस्टेंस आर नोट ले लिया, ये डिस्टेंस आर नोट, इतना डिस्टेंस, ठीक है। इसके बाद ये डिस्टेंस कितना बढ़ाते जाओ आगे, है ना, ठीक है। तो एक्चुअल सेपरेशन ये है आर नोट, तो ये डिस्टेंस ले लिया आर नोट, ठीक है। अब इस आर नोट से अगर हम कम करेंगे, है ना, इसको अगर कंप्रेस करेंगे, कंप्रेस करेंगे तो डिस्टेंस कम हो जाएगा, डिस्टेंस कम हो जाएगा तो रिपल्सिव फोर्स। इसको हम कम करेंगे तो रिपल्सिव फोर्स होगा, है ना, रिपल्सिव फोर्स। रिपल्सिव फोर्स को पॉजिटिव फोर्स भी कहते हैं, पॉजिटिव। और अट्रैक्टिव फोर्स को नेगेटिव फोर्स, अट्रैक्टिव फोर्स को नेगेटिव फोर्स। तो इस एक्सिस पे फोर्स है, तो ये फोर्स ऊपर की तरफ तो पॉजिटिव है, क्योंकि वाई एक्सिस ऊपर की तरफ पॉजिटिव होती है ना, और नीचे की तरफ तो नेगेटिव होती है। तो ये फोर्स नीचे की तरफ नेगेटिव है, ये फोर्स नीचे की तरफ नेगेटिव। ऐसे डिस्टेंस होता है, इधर पॉजिटिव होता है और इधर नेगेटिव होता है ना, एक्स एक्सिस पे वाई एक्सिस पे हम देखते हैं। चलो देखो फिर, अगर हम इसको कंप्रेस करेंगे तो डिस्टेंस कम हो जाएगा, और ये डिस्टेंस कम हो जाएगा तो देख लो फिर यहाँ पे डिस्टेंस कम होने का मतलब क्या है कि डिस्टेंस इतना था तो ये कम हो जाएगा तो इधर आएगा, और ये डिस्टेंस ज्यादा हो जाएगा तो इधर जाएगा। तो डिस्टेंस कम हो जाएगा तो इधर, और डिस्टेंस अगर कम हो रहा तो रिपल्सिव फोर्स है, रिपल्स का मतलब पॉजिटिव। तो पॉजिटिव फोर्स है वो इस तरफ रिप्रेजेंट करते हैं, इस तरफ, क्योंकि ये पॉजिटिव वाला फोर्स है। तो इसका अगर आप इस तरह से बनेगा, बाद में डिटेल में समझाएंगे। उसके बाद देखो, उसके बाद हम इसको, पहले तो हमने कम किया है ना, ये डिस्टेंस कम किया है, ये डिस्टेंस कम किया तो फोर्स इधर गया, ठीक है। फिर इस डिस्टेंस को हम बढ़ाएंगे, डिस्टेंस को बढ़ाएंगे तो अट्रैक्टिव फोर्स, और अट्रैक्टिव फोर्स हो इस तरफ आएगा। अट्रैक्टिव फोर्स का मतलब नेगेटिव, नेगेटिव फोर्स इस तरफ आएगा। तो इसका इस तरह से ग्राफ बनेगा, इस तरह से, इस तरह से, ऐसे ग्राफ बनेगा, ऐसे बन गया ग्राफ। चलो फिर आगे देखते हैं। ये ग्राफ इस तरह से ऐसे जाएगा, तो ऐसे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है अभी देखते हैं। ये रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ से चला कि इस डिस्टेंस को हम कम करेंगे तो फोर्स बढ़ेगा ना। इस डिस्टेंस को अगर हम कम करेंगे, डिस्टेंस कम करने का मतलब क्या है, यहाँ से हम इसको कंप्रेस करेंगे, यहाँ से हम इसको कंप्रेस, तो इसके अंदर रिपल्सिव फोर्स बढ़ेगा। तो ये डिस्टेंस अगर कम करें तो देखो ये फोर्स बढ़ रहा है, पॉजिटिव फोर्स बढ़ रहा है ना, तो रिपल्सिव फोर्स बढ़ रहा है। अगर इसको हम यहाँ से खींच दें, एक्सटेंड कर दें, इसको एक्सटेंड कर दें, खींच दें, और खींचेंगे तो अट्रैक्टिव फोर्स बढ़ेगा। तो देखो फिर यहाँ से अगर इस डिस्टेंस को हम बढ़ाएं आगे, है ना, डिस्टेंस को, तो इधर ही तो बढ़ेगा, डिस्टेंस इधर बढ़ेगा तो ये फोर्स नीचे की तरफ आएगा। तो नीचे की तरफ इंक्रीज हो रहा है, नीचे की तरफ का मतलब नेगेटिव, और नेगेटिव फोर्स कौन सा है, अट्रैक्टिव फोर्स। तो अट्रैक्टिव फोर्स इंक्रीज हो रहा है, और अट्रैक्टिव फोर्स भी एक पॉइंट तक ही इंक्रीज हो रहा है, अट्रैक्टिव फोर्स भी एक पॉइंट, इस पॉइंट तक इंक्रीज हो रहा है यहाँ तक, ठीक है। इसके बाद अट्रैक्टिव फोर्स भी कम हो जाएगा, क्योंकि इधर तो अट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा हो रहा था ना, इधर अट्रैक्टिव फोर्स कम होगा, और फिर एक पॉइंट पे जाके बिल्कुल इसके पैरेलल होगा। तो हम इस तरह से समझेंगे, मान लो ये रबड़ की कोई चीज है, इसको हम खींच के छोड़ेंगे तो ओरिजिनल पोजीशन पे, फिर और ज्यादा खींच के छोड़ेंगे तो एग्जैक्ट ओरिजिनल पोजीशन पे नहीं आएगा, है ना। कोई भी रबड़ की चीज है, थोड़ा सा खींच के छोड़ेंगे तो ओरिजिनल पोजीशन में, लेकिन इसको हद से ज्यादा खींच दिया हमने तो ये थोड़ी पतली भी हो जाएगी, और हद से ज्यादा खींच देंगे तो फिर ओरिजिनल पोजीशन में नहीं आएगी। फोर्स लगा दिया, फोर्स लगाने के बाद अब इसको छोड़ दिया तो मान लो इतनी शेप में आ गई, लेकिन ओरिजिनल में तो नहीं आई। इसको हद से ज्यादा खींच दो, हद से ज्यादा, और रबड़ की चीज है तो हद से ज्यादा खींचेंगे तो टूट भी जाएगी, हद से ज्यादा खींचेंगे तो टूट भी जाएगी। इसका मतलब हद से ज्यादा खींचेंगे तो अंदर का अट्रैक्टिव फोर्स कम हो जाता है। कोई स्प्रिंग है,
उसको हमने खींच दिया, पूरा खींच दिया, ठीक है। उसको थोड़ा खींच रहे थे तो ओरिजिनल पोजीशन में आ रहा था, मतलब अट्रैक्टिव फोर्स बन रहा था। एक लिमिट से ज्यादा खींच दिया तो अंदर अट्रैक्टिव फोर्स कम हो जाएगा, क्योंकि ओरिजिनल शेप में नहीं आएगा। तो पहले हम इसका डिस्टेंस बढ़ाएंगे, मतलब खींचेंगे ऐसे, पहले डिस्टेंस बढ़ाएंगे तो अट्रैक्टिव फोर्स बढ़ेगा, लेकिन लिमिट से ज्यादा अगर डिस्टेंस बढ़ा दिया तो फिर अट्रैक्टिव फोर्स कम हो जाएगा। तो ये थी एक लिमिट, इस लिमिट से